हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। आज हम बात करेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर की। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इकोनॉमिस्ट हु बिलीव दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल एंड दैट मार्केट मैकेनिज्म हैज अ बिल्ट इन रेगुलेशन सिस्टम टू मीट एनी अप एंड डाउन। इनमें से कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट है जिनका कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना क्या है, इम्पॉसिबल है। और मार्केट मैकेनिज्म में एक खुद में ही क्या कर लेता है, एक अप डाउन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, खुद ही मैकेनिज्म बना लेता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? जे डी सो की ये स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन की बात करें, जॉन मैनार्ड किंग। तो जॉन मैनार्ड किंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के फादर के रूप में जाने जाते हैं। और ऑल अर्थशास्त्र के फादर के रूप में पूछे तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर थे। अगर इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर पूछे, ठीक है, तो आई के गुजराल को इंडियन इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इनमें से कौन सा जो हमारी जो संविधान सभा बनी थी 9 दिसंबर 1940 को जो बनी थी, और जिसकी पहली मीटिंग 13 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन थी, किसकी, कौन सी किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। तो जो कैबिनेट मिशन है, जो आपका 1946 में आया था, इसका नाम कैबिनेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे जो यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो जिसमें आपका जो क्रिस्टोफर क्रिप्स क्या थे, इसके हेड थे कैबिनेट मिशन के। और इसकी ही रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वोवेल प्लान 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। तो कुछ क्वेश्चन में इनको अरेंज करने के लिए आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट? एक स्टेट के पास क्या इसके इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर हम बात करें स्टेट की, तो यहाँ ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, ये नेशन वाले स्टेट से है। तो एक स्टेट के पास 3 चीजें होती है। सॉवरेनिटी, सॉवरन का मतलब होता है कि अपने, सॉवरन का मतलब होता है कि भाई अपने डिसीजन खुद ले सके। जब मैं बोलता हूँ इंडिया इज अ सॉवरन कंट्री, इसका मतलब इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है, कोई देश उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, या कोई देश हमारे बाउंड्री के अंदर अपने नियम कानून नहीं चला सकता। दूसरा, गवर्नमेंट यानी कि एक शासन व्यवस्था जो देश को रेगुलेट करेगी। और टेरिटरी यानी कि उसका क्षेत्र। तो एक क्षेत्र हो, सरकार हो, सॉवरेनिटी हो, सारी चीज चाहिए एक स्टेट को बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशन। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, वो 1978 में हुआ था। और इसने क्या किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके अंदर जितनी भी गलत चीजें थी, इस 44वें संविधान संशोधन ने उनको कैंसिल कर दिया था। और जिसमें एक सबसे बड़ा ये था कि हमारे आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के क्लोज एफ के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, इसने क्या करा, इस यहाँ से फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको आर्टिकल 300 ए में ले गए। और ये फंडामेंटल राइट की बजाय क्या बन गया, एक लीगल राइट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एक लीगल राइट इसको बना दिया गया। राइट टू एजुकेशन का मेंशन आर्टिकल 21 के क्लोज ए में है। राइट टू जुडिशियल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है। और राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क जो है आपका, ये आपका कोई एक फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वर्क, ठीक है। और लेकिन जो मनरेगा जो बनाया गया है वो इसी को देखते हुए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज एबोलिश्ड। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको लीगल राइट किसने बनाया, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको एक फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु सेड ट्रूथ इज अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। ये किसका स्टेटमेंट है जी? सच्चाई जो है वो ही असली क्या है, ठीक है। हु सेड द ट्रूथ इज अल्टीमेट रियलिटी, वास्तविक जो सच्चाई है, ठीक है, और वो क्या है? गॉड है। तो ये महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। 30 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी, मारा गया था इनको, और उसी को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व हिंदू सम्मेलन में भारत को का प्रतिनिधित्व करा था, और इन्होंने अपनी कोटेशन की शुरुआत करी थी, ठीक है, माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर से। इनके गुरु परमहंस थे, और नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल मिला था 1913 में, और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई अमर सोनार बांग्ला, ठीक है, जो है वो क्या है? बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम है। भारत का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। राधा कृष्ण, SS राधा कृष्ण जो है, ये भारत के सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ वेदांता दी, और ये इन्हीं के बर्थडे पर भारत में टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट। तो ताना भगत मूवमेंट से कौन सी ट्राइब जुड़ी है? उराव ट्राइब जुड़ी हुई है। एक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो करी थी वो भगत सिंह ने करी थी। भगत सिंह की ने एक जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। और इसके अलावा इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चलाई थी, जेल के अंदर अनशन किया था बहुत सारे कैदियों ने, कैदियों की अच्छी स्थिति की मांग को लेकर। और उनमें से एक व्यक्ति थे जो अनशन के दौरान ही जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में उस फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जो फास्ट करते करते जिसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो जतिन दास इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस वॉज इनोग्रेटेड इन 1921 बाय वन। तो बेसिकली क्या है, किसने चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना करी थी? 1921 में इनोग्रेशन करा था ड्यूक ऑफ कैनोट, ड्यूक ऑफ कैनॉट। बाकी की बात करें अगर हम, लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए बंगाल के विभाजन से। इसके अलावा जो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस और यूनिवर्सिटी जो इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, वो हाँ, यूनिवर्सिटी की जो स्थापना करी थी वो लॉर्ड कर्जन को उसका श्रेय जाता है। जैसे आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, इसी तरीके से। बुद्धा, धम्मा और संघ, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के अंदर तीन चीज है जिसे बोलते हैं त्रिरत्न, थ्री डेवल्स। तो बुद्धिज्म के तीन रत्न हैं, एक गौतम बुद्ध, एक उनके शांति के विचार धम्म, और एक वो प्लेस जहां पर लोग भिक्षु और भिक्षुणों के रूप में रहते थे, संघ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का क्या नाम था, ठीक है। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का क्या नाम? हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है, ठीक है। लिच्छवी कुल की वजह से ये नाम पड़ा। अब बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कुमार गुप्त, ठीक है। हुणों के आक्रमण के टाइम पर गुप्ता शासक स्कंदगुप्त, और ऐसे शासक जिनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है, या जिनकी जो इमेजेस है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ मिली है, ये नाम हो गया आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। कौन सा हिल स्टेशन ऐसा है जिसको सतपुड़ा की क्वीन कहते हैं? तो जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं। एक क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच नेशनल हाईवे कनेक्टेड दिल्ली एंड कोलकाता वाई मथुरा एंड वाराणसी। कौन सा ऐसा हाईवे है जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है मथुरा और वाराणसी से होते हुए? तो ये हाईवे है NH2। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है।
ठीक है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जो आपकी पेशावर से लेकर, ठीक है, कोलकाता तक हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, द कंट्री वेयर डीप इरिगेशन इज मोर इफिशिएंटली यूज। ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पर डीप इरिगेशन होती है? तो इजराइल देश के अंदर डीप इरिगेशन का सिस्टम होता है। यहाँ पानी की कमी है, उसके बावजूद भी ये अच्छी प्रोडक्शन कर पाते हैं इस डीप इरिगेशन सिस्टम की वजह से। श्रीलंका के बारे में याद रखना है, यहाँ की राजधानी जयवर्धने पुरे कुटे, ठीक है। इंडिया के बारे में याद रखना है, इंडिया की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में ये बनी थी, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में आपने याद रखना है, ठीक है, कि जो इंग्लैंड है एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो हेड है वो एक फैमिली है, जो फैमिली से के लोग ही यहाँ के हेड बनते हैं और उनका चुनाव नहीं होता। तो इसलिए जो इंग्लैंड है वो एक डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज? तो एक रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक क्या करती है? प्लांट और एनिमल्स की ऐसी प्रजातियों को कैटेगराइज करती है जिनकी संख्या कम है या उनको वो नेमिंग देती है। उसमें ऐसे ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने के कगार पर है, जिन पर खतरा है, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो जो ब्लू सीप है वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड डिजास्टर विच इज सोशली इंक्लूडेड? तो इनमें से कौन सा है एक मैन मेड डिजास्टर है जो सोशली इंड्यूस है? कौन सा है आपका? आर्सन यानी कि आग वगैरह लग जाती है वो। बाकी ओजोन, ओजोन क्या है भाई? एक लेयर है, O3 इसको बोलते हैं। ये क्या करती है? सन की अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। बनती कैसे है? ये ऑक्सीजन है, ठीक है, O2। जब O2 टूट जाएगी O और O में, तो ये वाला जो O है ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और O2 और +1 O मिलकर क्या बन जाएगा? O3 बन जाएगा। और ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक? तो दो तरह की ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें से, ठीक है, नेक में कौन सी होती है? तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरोक्सिन रिलीज करती है और इसका जो मेन काम होता है, ठीक है, जो थायरोक्सिन जो होती है वो आपकी गोइटर की जो बीमारी होती है उससे हमें बचाती है, ठीक है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालती है जो प्रोटीन के, फैट के और प्रोटीन के और फैट के और स्टार्च के, ग्लूकोज के डाइजेशन में मदद करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और एडिनल जो ग्लैंड है वो एडेलाइन निकालती है जो फ्लाई और फाइट, इसको फ्लाई और फाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा किसी चीज में, ठीक है, वो आपका एडिनल ग्लैंड इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन? तो बेसिकली क्या है, ये हमारे कुछ ब्रेन के ना पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम शरीर का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। सेरिबेलम आपकी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है, जो आपकी अच्छी काम है, वो सारे सेरिबेलम के द्वारा करते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है वो आपकी भूख, प्यास और वोमिटिंग इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन एडल्ट? तो नॉर्मल जो ब्लड है वो करीब आपका 5 से 7 लीटर के बीच में होता है, ठीक है, 5 से 7 लीटर के बीच में ब्लड होता है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एडल्ट इज? तो जो भाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कह जाता है, तो जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो आपका 100 के करीब, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी इज अ साइंस दैट डील विद?
तो भाई एक्सोबायोलॉजी, लाइफ इन द आउटर स्पेस, लाइफ इन द आउटर स्पेस को स्टडी को हम क्या कहते हैं, आपका एक्सियोबायोलॉजी कहते हैं। 23rd की बात करें, रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल लिमिटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे ना लेयर है, अब हमारे वायुमंडल की 5 लेयर होती है। पहली को बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, जिसमें मौसम संबंधी सारी गतिविधियां होती है, लगभग 14 किलोमीटर तक ये होता है। फिर 14 के बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जो ओजोन जिसमें पाई जाती है और सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। ठीक है, तो ट्रोपो हो गई, स्ट्रेटो। इसके बाद आपकी 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है मीजोस्फेयर। ये क्या करती है, ये आपकी प्रोटेक्ट करती है किससे, जो ये मीटेरोइड्स वगैरह होते हैं ये अपने आप इसमें बर्न हो जाते हैं। इसके बाद आती है आयनोस्फेयर 400 किलोमीटर तक, जो क्या करती है, सैटेलाइट सिग्नल में मदद करती है। जो टीवी के रेडियो के जो सिग्नल होते हैं, सैटेलाइट के जो सिग्नल होते हैं, वो इस आयनोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होके आते हैं। और इसके बियॉन्ड जो एक लेयर है उसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और ये क्या करती है, इसमें सारी हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया। नेक्स्ट बात करें, द टाइप ऑफ फ्रूट ऑब्टेन्ड बाय अ मल्टी कैपिलरी एपोरकसिस। तो इसे क्या कहते हैं, हम एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी बिलो विच। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, जहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, फिर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।